गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एक बार सारे बच्चे बताओ, वॉइस वीडियो क्लियर है क्या? आप लोग इतनी बकवास कर सकते हो? कितना टाइम है आप लोगों के पास? बोलो। खाली। चलिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। लास्ट क्लास हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 कंप्लीट किया था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 कंप्लीट किया था और 16 में 5 में से 3 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे, बचे थे 2। आज पहले हम 16 को कंप्लीट करेंगे, फिर एक गुरु ज्ञान एंड देयर आफ्टर वी मूव फॉरवर्ड टू दी आगे का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सर मैं जा रहा, रिकॉर्डेड देखूंगा 2x में। वेरी गुड आरुष, कंटिन्यू। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। AS16 का क्वेश्चन नंबर 4। AS16 का क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ता हूं क्वेश्चन। Harish Construction Company is constructing a huge building project consisting of 4 phases. It is expected that full building will be constructed over several years, but phase 1 and 2 of the building will be started as soon as they are completed. बिल्डिंग को बनने में तो लंबा समय लगेगा, बट फेज 1 और फेज 2 ऑफ बिल्डिंग जो है ना, जो 4 फेजेस में फेज 1 और 2 है, वो जैसे ही कंप्लीट होगा उसको हम लोग यूज करना चालू कर सकते हैं। ठीक है, विदाउट वेटिंग फॉर फेज 3 एंड फेज 4 टू कंप्लीट। फॉलोइंग इज द डिटेल ऑफ वर्क डन ऑन डिफरेंट फेजेस ऑफ द बिल्डिंग ड्यूरिंग द करेंट ईयर। फेज 1 में कैश एक्सपेंडिचर 10, बिल्डिंग परचेज 24, टोटल खर्चा 34। ये 34 लैक्स मान के चले एक बार। इधर 30, 34, 64, 25, 30, 55, ये इतना। टोटल एक्सपेंडिचर ऑन ऑल फेजेस 221। एक बार मिला लेता हूं, 34 प्लस 64 प्लस 55 प्लस 68, 221 का मेरा टोटल एक्सपेंडिचर हुआ है। ठीक है। लोन टेकन 15% एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 200 लैक्स। हमने इसके लिए लोन लेके रखा है 200 लाख रुपए का, 200 लाख रुपए का, जबकि खर्चा 221 हुआ है। तो ये 200 लाख कैसे कैसे हर फेज में यूज हुआ होगा वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, आगे। ड्यूरिंग द मिड ऑफ द करेंट ईयर, इस साल के बीच में फेज 1 एंड फेज 2 हैव बिकेम ऑपरेशनल। इस साल के बीच में मेरा फेज 1 और फेज 2 का काम कंप्लीट हो गया, मेरा फेज 1 फेज 2 ऑपरेशनल हो गया। फाइंड आउट द टोटल अमाउंट टू बी कैपिटलाइज्ड एंड टू बी एक्सपेंस्ड ड्यूरिंग द ईयर। बोल रहा है कितना अमाउंट हमें कैपिटलाइज करना है और कितना अमाउंट हमें एक्सपेंस करना है, ये आप हमको बताइए। ठीक है, आइए सबसे पहले हम लोगों को वो बात याद करनी होगी, कैपिटलाइजेशन कब से शुरू होता है और कब खत्म होता है। हमने सीखा कैपिटलाइजेशन चालू होगा जब 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। एसेट पर काम होना चालू हो गया, एसेट पर खर्चा होना चालू हो गया, बोरिंग कॉस्ट लगना चालू हो गया। और कैपिटलाइजेशन हम बंद कर देते हैं उस दिन जिस दिन मेरा एसेट रेडी हो जाए फॉर इंटेंडेड यूज। फेज 1 और 2 क्योंकि मेरा इंटेंडेड यूज के लिए रेडी हो गया ड्यूरिंग द मिड ऑफ द ईयर, तो उसका कैपिटलाइजेशन मिड ऑफ द ईयर तक ही होगा। उसके बाद जो लास्ट 6 महीने का उस पर इंटरेस्ट है वो हम कैपिटलाइज नहीं करेंगे। फेज 3 और फेज 4 पूरे साल भर, इस साल काम चला तो पूरे साल का इंटरेस्ट उस पर कैपिटलाइज होगा। तो हम लोग लिखेंगे एज पर AS16, नाम है बोरोइंग कॉस्ट। इफ क्वालिफाइंग एसेट, यहां पे बड़ा बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है तो वो क्वालिफाइंग एसेट है। इफ अ क्वालिफाइंग एसेट इज कंप्लीटेड इन पार्ट्स, if a qualifying asset is completed in parts and the completed part can be used when construction continues for other parts, the capitalization of borrowing cost for completed part shall cease, बंद कर दो, shall cease when the completed part is ready।
व्हेन द कंप्लीटेड पार्ट इज रेडी, जैसे ही वो पार्ट रेडी हो गया आप उसका कैपिटलाइजेशन वहीं बंद कर दो, वहीं बंद कर दो, क्योंकि वो अब इंटेंडेड यूज पर आ चुका है। डन है बात। सो एज फेज 1 and 2 are completed at the mid of the year, at the mid of the year, and are ready for intended use, are ready for use, capitalization of borrowing cost, capitalization of borrowing cost for these two parts, these two parts shall cease at the middle of the year. कैपिटलाइजेशन बंद कर देना एट द मिडिल ऑफ द ईयर, full stop. Borrowing cost for remaining half year, for remaining half year, borrowing cost for remaining half year for these two parts या phases, for these two phases shall be charged to PL, shall be charged to PL. ये हमने बता दिया भैया करना क्या है। अब हम लोग कंप्यूटेशन करेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड एंड बोरोइंग कॉस्ट टू बी चार्ज टू पीएल। ये मुझे कंप्यूटेशन करना है। पेज अमाउंट ऑफ, या मैं ऐसे लिखता हूं, कॉस्ट इनकर्ड बोरोइंग कॉस्ट अपोर्शनमेंट, बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज्ड, बोरोइंग कॉस्ट चार्ज टू पीएल। पेज 1 2 3 4, कॉस्ट इनकर्ड 34 64 55 68, टोटल 221। मेरा टोटल बोरोइंग कॉस्ट है, टोटल बोरोइंग कॉस्ट 200 का 15%, टोटल बोरोइंग कॉस्ट 200 का 15%, 30 रुपीज। अब ये 30 रुपीज मुझे 4 पार्ट में अपोर्शन करना होगा, तो जितना जितना खर्चा हुआ है 30 by 200 into 34 equals to 5.1, 64 equals to 9.6, 55 equals to 8.25, 68 equals to 10.2। एक बार प्लीज आप चेक कर लो। अरे मैंने गलत अपोर्शनमेंट कर दिया, सॉरी, मेरे कैलकुलेशन में मिस्टेक है, मैंने कैलकुलेशन गलत कर दिया। 34 डिवाइडेड बाई 221, ऐसे करता हूं, 30 डिवाइडेड बाई 221 इंटू 34, हाँ अब ठीक है, 4.62, मैंने गलत कैलकुलेशन कर लिया था। उसके बाद 64 8.69, उसके बाद 55 7.47, उसके बाद 68 9.23। एक बार मैं टोटल कर लेता हूं, कोई मिस्टेक हो जाएगा तो सामने सामने आइडेंटिफाई हो जाएगा। 30.01 आ रहा है, किसी में एक में 1 रुपया एडजस्ट कर देता हूं, कोई भी एक में 1 रुपया एडजस्ट कर दो, लास्ट वाले में 9.22 कर देता हूं, 1 रुपया एडजस्ट कर दो। अब इसमें से हाफ ईयर का कैपिटलाइज होगा और हाफ ईयर का पीएल में जाएगा। 4.62 डिवाइडेड बाई 2, 2.31, 2.31,
इसमें से भी हाफ ईयर का कैपिटलाइज होगा 4.345 और हाफ ईयर का पीएल में जाएगा। ये पूरा कैपिटलाइज होगा, ये पूरा कैपिटलाइज होगा। तो बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज हो जाएगा 2.31, 4.345, 7.47, 9.22, 9.22, 23.345 और पीएल में चला जाएगा 6.655। एक बार चेक करो ना, पहले वाले में 6 महीने का कैपिटलाइज, 6 महीने का पीएल, दूसरे वाले में 6 महीने का कैपिटलाइज, 6 महीने का पीएल, और लास्ट दो में पूरा कैपिटलाइज्ड। बोलो क्लियर है क्या? 30 का खर्चा लगा। अब वो 30 का खर्चा मुझे चारों में अपोर्शन करना है, तो 34, 64, 55, 68 की रेशियो में वो आ गया। पहले वाले दो में 6 महीने का कैपिटलाइजेशन होगा, 6 महीना पीएल में जाएगा, लास्ट वाले दो पूरा कैपिटलाइज होंगे। ये मैंने ज्ञान भी लिख दिया और मेरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। आई होप इट्स क्लियर टू यू। अगर क्लियर है तो हम लास्ट क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। यस संस्कार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज ओके। प्रेजेंटेशन टेबल का आपका अलग हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, वेरी गुड क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है 16। लॉयल लिमिटेड तुम लोग की तरह बिल्कुल नहीं, हैज अंडरटेकन अ प्रोजेक्ट फॉर एक्सपेंशन ऑफ कैपेसिटी एज पर द फॉलोइंग डिटेल्स। लॉयल लिमिटेड अंडरटेकन किया है प्रोजेक्ट फॉर एक्सपेंशन ऑफ कैपेसिटी, डिटेल्स दिया हुआ है। एक तो प्लान्ड और एक एक्चुअल। हमें ना प्लान्ड से कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि हम जो प्लानिंग करते हैं सब फेल हो जाती है, आप जानते ही हो, जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन की प्लानिंग। हमें मतलब है एक्चुअल से कि भाई क्या हुआ एक्चुअल में, उसके हिसाब से हम सारे कंप्यूटेशन करेंगे। अक्टूबर 23 में 4 लाख का, नवंबर 23 में 795, दिसंबर में कुछ नहीं हुआ, जनवरी में 50, फरवरी में 2 लाख, मार्च में 12 लाख, ऐसे करके आपका हर महीने का एक्चुअल खर्चा दिया हुआ है। द कंपनी पेज to its bank interest at the rate of 15% per annum which is debited on a monthly basis। कंपनी बैंक को इंटरेस्ट देती है 15% की रेट से, और ये इंटरेस्ट हर महीने में चार्ज होता है, मंथली बेसिस पर चार्ज होता है। ड्यूरिंग द हाफ ईयर कंपनी हैड 20 लाख ओवरड्राफ्ट अप टू 31 दिसंबर। 31 दिसंबर तक 20 लाख रुपया करके हमारी ओवरड्राफ्ट लिमिट है, तो 20 लाख पर हमें ब्याज देना पड़ रहा होगा। सरप्लस कैश इन जनवरी एंड अगेन ओवरड्राफ्ट ऑफ 14 लाख फ्रॉम 1 फरवरी 24 एंड 30 लाख फ्रॉम 1 मार्च 24। अप टू 31 दिसंबर हमारा 20 लाख रुपए का ओवरड्राफ्ट था। फिर जनवरी में सरप्लस था, मतलब कोई ओवरड्राफ्ट नहीं था, कोई इंटरेस्ट देना नहीं पड़ा। फरवरी में हमारा वापस ओवरड्राफ्ट हो गया 14 लाख का, एंड मार्च में हमारा ओवरड्राफ्ट हो गया 30 लाख का, तो उसके हिसाब से मेरा इंटरेस्ट हर साल लगेगा। द कंपनी हैड अ स्ट्राइक ड्यूरिंग दिसंबर, कंपनी का एक स्ट्राइक था दिसंबर में, एंड कुड नॉट कंटिन्यू वर्क ड्यूरिंग द सेड पीरियड, और उस समय कोई काम नहीं हुआ, सस्पेंशन ऑफ कैपिटलाइजेशन। आगे, हाउएवर सब्सटैंशियल एडमिन वर्क रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट वाज कंटिन्यूड। ओके, ऐसा नहीं है पूरा काम बंद था, सब्सटैंशियल एडमिन वर्क, सब्सटैंशियल टेक्निकल वर्क चल रहा था, फिजिकल कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा था, बट जो इंपॉर्टेंट काम थे हम उनको आगे बढ़ा रहे थे। अगर आप सब्सटैंशियल एडमिन टेक्निकल वर्क कर रहे हो तो सस्पेंशन करने का जरूरत नहीं है, आपका कैपिटलाइजेशन कंटिन्यू हो सकता है। On site work again commenced on 1st January and all work were completed on 31st March. Assume that expenditure was incurred on first day of each month. जो खर्चा दिया हुआ है वो हर महीने के बिगिनिंग में लगा है। Calculate interest to be capitalized giving reason wherever necessary and assume overdraft will be less if there is no capital expenditure. बोल रहा है अगर ये खर्चे नहीं करने पड़ते तो इतनी ओवरड्राफ्ट लिमिट की जरूरत ही नहीं होती। मतलब ये जो इंटरेस्ट का खर्चा लग रहा है, ये इंटरेस्ट का खर्चा क्योंकि हमें कंस्ट्रक्शन करना है उसके लिए लग रहा है, तो ये इंटरेस्ट का खर्चा हम कैपिटलाइज कर सकते हैं। मेरे को बोल रहा है आप कैलकुलेट करके दिखाइए कि भैया कितना इंटरेस्ट कैपिटलाइज होना चाहिए, कितना इंटरेस्ट कैपिटलाइज होना चाहिए।
बोलो पहले, क्या आपको क्वेश्चन क्लियर है क्या? क्या आपको क्वेश्चन क्लियर है क्या? ये कंपनी एक प्रोजेक्ट पे खर्चा कर रही है, 6 महीने तक उन्होंने खर्चा किया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। बोल रहा है कितना इंटरेस्ट कैपिटलाइज करना पड़ेगा, कितना इंटरेस्ट कैपिटलाइज करना पड़ेगा? बोलो, शुरू करें? डन। क्योंकि सारे ही लोन पर इंटरेस्ट रेट 15% है, तो अलग से आपको कोई वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट निकालने की जरूरत नहीं है। 15% ही हमारा इंटरेस्ट रेट है। कैपिटलाइजेशन रेट निकालना पड़ता है जब एक से ज्यादा बोरोइंग्स होता है और उनपे अलग अलग इंटरेस्ट रेट होता है, तो हमें उसका इंटरेस्ट का एवरेज रेट निकालना पड़ता है। यहां पे तो 15% का रेट है, तो मुझे उस हिसाब से ही चलना चाहिए। जैसे जैसे खर्चा होगा वैसे वैसे मैं अपना काम करते चला जाऊंगा। मेरे तरह एक टेबल बनाइए प्लीज। Answer to question 5. Computation of interest to be capitalized. This is very important. Computation of interest to be capitalized. हमसे सिर्फ पूछा है कितना कैपिटलाइज करना है, ये नहीं पूछा है कितना पीएल में जाएगा, सिर्फ पूछा है कितना कैपिटलाइज करना है। मंथ ओपनिंग बैलेंस ऑफ कॉस्ट इनकर्ड, ठीक है, कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द मंथ, इंटरेस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कॉस्ट इनकर्ड। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कॉस्ट इनकर्ड। जैसे एक मंथ का लिखता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। अक्टूबर 23, यहां से काम चालू हुआ, ओपनिंग बैलेंस 0 है, अभी कोई काम में पहले से खर्चा नहीं हो रखा, आप खर्चा चालू कर रहे हैं। इस महीने हमने खर्चा किया 4 लाख, बोरोइंग हमारी है 20 लाख, दिसंबर तक 20 लाख है, तो 20 लाख की बोरोइंग है, बट खर्चा 4 लाख हुआ है, तो 4 लाख के हिसाब से कैपिटलाइज होगा 4 लाख के ऊपर 15% एक महीने का, 4 लाख इंटू 15% इंटू 1/12, 5,000 कैपिटलाइज होगा इंटरेस्ट। बाद बाकी जो बचा हुआ 20 लाख का इंटरेस्ट है, 20 लाख पे 15% 1/12 का इंटरेस्ट है, 4 लाख वाला कैपिटलाइज कर दिया, बैलेंस जो है वो पीएल में चला जाएगा। तो मेरा क्लोजिंग कॉस्ट हो गया, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कॉस्ट हो गया 4,05,000। 4 लाख का खर्चा किया, 5,000 का इंटरेस्ट भी पे हुआ, तो ये तो इंटरेस्ट भी मेरा कैश में पे किया हुआ खर्चा है, तो ये मेरे कॉस्ट में ऐड होते चला जाएगा, कॉस्ट में ऐड होते चला जाएगा। नवंबर 23, 4,05,000 मेरा ओपनिंग कॉस्ट है, इस महीने खर्चा हुआ 795, तो 4,05,000 प्लस 795 मेरा टोटल कॉस्ट हो गया 12 लाख। नवंबर में मेरी बोरोइंग 20 लाख है, तो ये 12 लाख का जो खर्चा है ये इसी से गया है, इंटू 15% इंटू 1/12, 12 लाख इंटू 15% इंटू 1/12, 15,000। ये 12 लाख कैसे आया? ये दोनों को ऐड करके 12 लाख इज 405 प्लस 795, टोटल हो गया 12,15,000। नेक्स्ट मंथ में 15,000 का इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा। दिसंबर 23, 12,15,000 मेरा ओपनिंग कॉस्ट इनकर्ड है, इस महीने में खर्चा लगा 0, तो इस महीने में जो इंटरेस्ट है 12,15,000 के हिसाब से कैपिटलाइज होगा। सर दिसंबर में तो स्ट्राइक हो गया था, तो आप कैपिटलाइज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बोल रहे हैं सब्सटैंशियल एडमिन वर्क चल रहा था तो कैपिटलाइजेशन होगा। मैं इसका नोट दे दूंगा, 12,15,000 इंटू 15% डिवाइडेड बाई 12, 15,188, 15,188 प्लस 12,15,000, 12,30,188, 12,30,188। फिर जनवरी 24, 12,30,188, इस महीने और खर्चा हुआ 50,000, तो 12,80,188। बट सुन, जनवरी में ना मेरे यहां सरप्लस है, सरप्लस।
अगर सरप्लस कैश जनवरी में है मतलब ओवरड्राफ्ट नहीं है, ओवरड्राफ्ट नहीं है तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं लगेगा। जब इंटरेस्ट लग ही नहीं रहा है तो कैपिटलाइजेशन की कोई चर्चा ही नहीं होगी। कैपिटलाइजेशन तो तब होगा ना जब कोई इंटरेस्ट हो, अगर इंटरेस्ट ही नहीं है तो कैपिटलाइजेशन क्या चीज का। फिर फरवरी 24, 12,80,188, इस महीने और खर्चा हुआ 2 लाख, 14,80,188। मेरा इस साल का ओवरड्राफ्ट लिमिट ही है 14 लाख, तो इस साल जब मैं इंटरेस्ट कैपिटलाइज करूंगा तो 14 लाख पे। जब ब्याज ही 14 लाख पे लग रहा है तो मैं कैपिटलाइजेशन 14,80,000 पे नहीं कर सकता। हमने एक लाइन पढ़ी थी, इन केस ऑफ जनरल बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड कैनॉट एक्सीड द एक्चुअल बोरोइंग कॉस्ट इनकर्ड। अगर तेरा खर्चा ही 14 लाख के ऊपर हो रहा है तो तू कैपिटलाइजेशन 14,80,000 पे नहीं कर पाएगा। मतलब उतना ही बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज हो सकता है जितना लगा हो। जो बोरोइंग कॉस्ट लगा ही नहीं वो कैपिटलाइज मैं कैसे कर दूं। फरवरी 24 के बाद मार्च 24, 14,97,688, इस महीने खर्चा हुआ 12 लाख, 26,97,688। मेरा 30 लाख रुपए का लोन है तो 26,97,688 इंटू 15% इंटू 1/12, ये हो गया तेरा 33721। ये हो गया 27,31,409। 27,31,409। ये क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने अपनी आरटीपी में इंट्रोड्यूस किया था। किसी भी टर्म आपको एग्जाम में देखने मिलेगा। फाइनल लेवल पे तो इंस्टीट्यूट देता ही है, इंटर लेवल पे भी दे सकता है। इसमें बच्चों का एक ही डाउट होता है, सर आपने इंटरेस्ट को कैपिटलाइज किया, फिर नेक्स्ट ईयर इसके ऊपर आपने इंटरेस्ट कैपिटलाइज किया, तो सर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट क्यों ले रहे हो। देखो, जो इंटरेस्ट का खर्चा लग रहा है वो इंटरेस्ट का खर्चा भी तो एक एक्सपेंस है जो आप पेमेंट कर रहे हो फॉर दी पर्पज ऑफ बिल्डिंग। अगर बिल्डिंग बनाने के लिए या कंस्ट्रक्शन करने के लिए वो इंटरेस्ट का खर्चा लग रहा है तो वो भी तुम्हारे एक्सपेंडिचर में ऐड हो जाएगा, और फिर तुम उसके बेसिस पे कैलकुलेट करोगे क्या बोरोइंग कॉस्ट कितना कैपिटलाइज करना है। तो टोटल इंटरेस्ट अगर कैपिटलाइज करूं तो बच्चा बोल रहा है 86409। टोटल इंटरेस्ट आ रहा है जो कैपिटलाइज होगा 86409। अब खाली कैलकुलेशन करने से नहीं चलेगा, मैं कुछ नोट्स लिख रहा हूं। कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट will not be suspended in December as substantial technical work was undertaken। सब्सटैंशियल टेक्निकल वर्क एडमिन वर्क हो तो आप उसको सब्सटैंशियल एडमिन बोलता हूं, एडमिन या टेक्निकल वर्क वाज अंडरटेकन। सर जैन वाला नहीं समझ में आया। शिवम एक बार जाओ जैन में, आप चेक करो कि जैन में हमारी बोरोइंग ही नहीं थी, हमारे पास सरप्लस कैश था। अगर बोरोइंग ही नहीं थी तो उस महीने में कोई ब्याज भी नहीं लगा। जब ब्याज भी नहीं लगा तो हम उसको कैपिटलाइज कैसे कर सकते हैं। नंबर 2, no borrowing cost capitalization in January because there was no interest expense in January as the entity had surplus cash। कोई ओवरड्राफ्ट नहीं था। as the entity had surplus cash, एंटिटी के पास सरप्लस कैश था। सरप्लस कैश अगर था तो कोई बोरोइंग कॉस्ट लगा ही नहीं, बोरोइंग कॉस्ट लगा ही नहीं तो हम लोग कोई कैपिटलाइजेशन नहीं करेंगे। नंबर 3, इन February कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट shall be restricted at 17,500, that is on rupees 14 lakhs as borrowing cost to be capitalized
cannot exceed, borrowing cost to be capitalized cannot exceed actual borrowing cost incurred. Borrowing cost to be capitalized cannot exceed actual borrowing cost incurred. आरुष वही लिख रहा था. ये सारी चीज हमने पढ़ी थी. क्लियर है क्या बात? दिस वॉज अ वेरी गुड क्वेश्चन. अगर आप सही से सोचोगे ना, इतने क्वेश्चन में हमने AS16 का फर्स्ट से लास्ट तक सब कुछ कर लिया. बिल्कुल संस्कार. दिस कैन बी अ 7 मार्क्स क्वेश्चन. हमने वो फॉरेन एक्सचेंज वाला भी देख लिया, हमने क्वालिफाइंग एसिड पर भी चर्चा कर ली, हमने सस्पेंशन वगैरह, सेसेशन वगैरह के बारे में भी चर्चा कर ली, हमने जनरल बोरोइंग, स्पेसिफिक बोरोइंग की भी चर्चा कर ली. डन. चलता हूं. अब मेरा AS16 हो गया कंप्लीट. AS16 हो गया कंप्लीट. चलूं आगे. आज का एक गुरु ज्ञान, उसके बाद मैं नए स्टैंडर्ड में चलता हूं. आज का गुरु ज्ञान है, रोशन एक बार तो करना ही चाहिए ये क्वेश्चन, बिकॉज ये क्वेश्चन रियल में अच्छा है. आज का गुरु ज्ञान है, गुरु ज्ञान क्या चीज पर है आज का? आज का गुरु ज्ञान है हाउ टू स्कोर एग्जेम्पशन इन एडवांस अकाउंट्स. हाउ टू स्कोर एग्जेम्पशन इन एडवांस अकाउंट्स. बिल्कुल कोमल. देखो, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग तो होनी ही चाहिए, बट अगर कोमल आपके सामने क्वेश्चन, अगर अच्छा क्वेश्चन आया तो आपको ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन दिखाई देंगे. रितिका 14 लाख का लिमिट नहीं बोला है, वो बोल रहा है फरवरी में हमारे पास लोन 14 लाख ही है. अगर लोन 14 लाख का है तो बोरोइंग कॉस्ट 14 लाख पर लगेगा. अगर हम एक्चुअल एक्सपेंडिचर पे कैपिटलाइजेशन करेंगे तो वो 14,80,000 के आसपास है. तो मैं कैसे कैपिटलाइज कर सकता हूं? अगर बोरोइंग 14 लाख है तो कैपिटलाइजेशन भी 14 लाख पर ही होगा. आपको बोला है क्वेश्चन कि भैया फरवरी में हमारा बोरोइंग 14 लाख है. हाउ टू स्कोर एग्जेम्पशन इन एडवांस अकाउंट्स. बिफोर आई टीच यू या आई मेक यू अंडरस्टैंड हाउ टू स्कोर, अरुष बोल रहा है सर 80+ कैसे लाना है. कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ो, सारे कर लो जितने मैंने कराए हैं क्लास में. 80+ भी आ जाएगा, और आया भी है. हर टर्म आता है 90+, 80+. बच्चे बहुत सारे स्कोर करते ही हैं, तो आ सकता है, बट आपको सब क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करने होंगे और मॉक टेस्ट देना होगा. सबसे पहले, व्हाई इज एग्जेम्पशन रिक्वायर्ड इन एडवांस अकाउंट. क्यों एग्जेम्पशन लाना है सर? बच्चा बोलेगा सर 50 लाने से ही पास हो जाते हैं, 40 लाने से ही पास हो जाते हैं, आप 60 की चर्चा क्यों कर रहे हो? क्यों चाहिए हमको 60? चाहिए 60. इस सितंबर 25 का रिजल्ट अगर आप देखोगे ना अपना फ्रेंड्स का, ग्रुप 1 का रिजल्ट बहुत खराब हुआ था, आपने देखा होगा. बट जो भी बच्चे ग्रुप 1 में भर भर के पास किए हैं अपने, जो भी बच्चे ग्रुप 1 में पास किए, मैंने उनका रिजल्ट देखा ना, आप उनका रिजल्ट देखोगे तो उनका मार्क्स कुछ ऐसा था. एडवांस अकाउंट 77, 40 इन लॉ, 45 इन टैक्स. टोटल मिला के 77 + 40 + 45, 162. ग्रुप 1 पास्ड. एडवांस अकाउंट 70, 40, 42, 152. ग्रुप 1 पास्ड. एडवांस अकाउंट 60, टैक्स लॉ 40, टैक्स लॉ 50, टैक्स 40, 150 पास्ड. जितने भी बच्चे आप देखोगे ना, मैक्सिमम बच्चे जो पास हुए हैं वो इसलिए पास हुए हैं क्योंकि उन्होंने एडवांस अकाउंट्स में 60 से ऊपर अपने मार्क्स खींच दिए. अगर कहीं एडवांस अकाउंट्स में 50, 55, 40, 45 रह जाएगा, आप टोटल कभी भी नहीं खींच पाएंगे. आपको टोटल खींचने में बहुत दिक्कत होगा, बहुत दिक्कत होगा.
सर ये तो हम एडवांस अकाउंट्स में क्यों, लॉ में 60 ले आते हैं तो भी तो हो जाएगा। हो तो जाएगा, बट जितना एडवांस अकाउंट्स में 60 लाने का मेहनत है, उससे कई ज्यादा लॉ और टैक्स में 60 लाने के लिए मेहनत है। इसीलिए एडवांस अकाउंट्स में अगर एग्जामिशन स्कोर करना चाहते हो, इजी भी है, एंड नंबर 2 ये तुमको 150 क्रॉस भी करवाएगा, अदरवाइज 150 क्रॉस करना मुश्किल हो जाएगा। तो अगर आपको ग्रुप 1 अच्छे से पास करना है, आपको ध्यान रखना होगा एडवांस अकाउंट्स में बिना 60-70 मार्क्स के बिना ग्रुप 1 का एग्रीगेट हासिल करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। जिस दिन तुम पास हो ग्रुप 1, तुम्हारा रिजल्ट आए, तुम बिल्कुल यहां आके कमेंट करना इसी वीडियो पे कि सर आपने बिल्कुल सही बोला था, ऐसा ही होता है कि अगर एडवांस अकाउंट्स में 60 नहीं आएगा तो पास होना डिफिकल्ट है। अब एडवांस अकाउंट्स में एग्जेम्पशन कैसे लाएं, हाउ, ये समझ में आ गया। एग्जेम्पशन लाना तो पड़ेगा भाई। अब लाना कैसे है एग्जेम्पशन? देखो, एग्जेम्पशन लाने के लिए सबसे पहली क्राइटेरिया है, आपको चैप्टर एंड एएस दोनों करके जाने होंगे। बहुत सारे बच्चे पता है क्या करते हैं, चैप्टर पे तो अपना पूरा कंट्रोल जमा लेते हैं कि चैप्टर से क्वेश्चन आएगा हम कर लेंगे, एएस को नेग्लेक्ट कर देते हैं। मैंने आपको उसी दिन पेपर पैटर्न समझाया था, आप 40 से 50, 40 से 45 मार्क्स एएस आपको अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। ऐसे एमसीक्यू वगैरह की बात करूं तो 20 मार्क्स, 14 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 1 आपको अटेम्प्ट करना ही पड़ता है, आपके पास चॉइस नहीं है। अगर 34 मार्क्स आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अटेम्प्ट 100% करना ही है, फिर एक क्वेश्चन अलग है, 40 मार्क्स अगर अटेम्प्ट करना ही है तो 100 में 60 लाना है, तो तुम इस 40 को निगलेक्ट कोई हाल में नहीं कर सकते, तुमको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अच्छे से करना ही पड़ेगा। जो भी बच्चा चाहता है कि उसको एडवांस अकाउंट्स में एग्जामिशन चाहिए, आप इस पर अपना पकड़ बनाना चालू कीजिए, थोड़ा सा इसको भी प्रैक्टिस करना चालू कीजिए। इसीलिए इस टर्म में मैंने आपके साथ ये सेशन किए हैं कि हम लोगों को अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को थोड़ा सॉलिड करना पड़ेगा। नंबर 2, अगर आपको 60 लाना है तो 85 मार्क्स का बहुत अच्छा प्रिपरेशन करना होगा। यानी अगर आप अपना कुछ चैप्टर छोड़ने का सोच रहे हो तो ऐसे चैप्टर छोड़ो जिसका टोटल 7-10 मार्क्स के अंदर सलट जाए। अगर आप उससे ज्यादा छोड़ के जाओगे तो आप वहां पर अटक जाओगे। 80-85 मार्क का पेपर जब तक अच्छे से नहीं होगा तब तक आप 60 मार्क्स स्कोर नहीं कर पाओगे पेपर में। 60 मार्क लाने के लिए पूरे 100 मार्क का पेपर सॉल्व नहीं करना पड़ता है, 80 मार्क्स बहुत अच्छे से सॉल्व करना पड़ता है, तब 60 100% श्योर है। आपकी प्रिपरेशन ऐसी होनी चाहिए कि कैसा भी पेपर आ जाए, मैं 80-85 मार्क का आंसर क्वेश्चंस अच्छे से लिख पाऊंगा, इसमें मेरा कोई गलती नहीं होगा। अगर आपने 80-85 मार्क अच्छे से लिख दिया तो मैं गारंटी देता हूं 60+ आपका 100% आ जाएगा। अगर आप इससे नीचे जाते हो पेपर में तो 60+ लाना डिफिकल्ट है। तो जब भी आप अपना मॉक टेस्ट वगैरह दो, ट्राई करना एडवांस अकाउंट्स में 85 मार्क का पेपर आप अटेम्प्ट कर रहे हो कम से कम, 90 मार्क का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो कम से कम, और उसमें भी 80 मार्क्स बहुत 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 अच्छे से आपको लिखना पड़ेगा, बहुत अच्छे से लिखना पड़ेगा। ये 80-85 मार्क अगर आप अच्छे से अटेम्प्ट करोगे, प्रिपेयर करोगे, तभी जाकर आपको 60 मिलेगा, नहीं तो 60 मिलना काफी डिफिकल्ट है। ये हो गया दूसरी बात। एंड तीसरी बात, फोकस ऑन रिटन प्रैक्टिस। अगर आप रिटन प्रैक्टिस नहीं करोगे अकाउंट जैसे सब्जेक्ट में, आपका माइंड एंड हैंड कोऑर्डिनेशन एग्जाम में नहीं रहेगा। आपका दिमाग बोलेगा तो सही कि हाँ ये करना है, आपका हाथ बोलेगा कैसे करना है ये तो बता, और तुम्हारा दिमाग बोलेगा अरे यार ये तो मेरे को नहीं पता, मैंने तो यही देखा कि ऐसे करना है, इसके बाद कैसे करना है मेरे को नहीं पता। तो ये चीज समझना पड़ेगा कि रिटन प्रैक्टिस अकाउंट्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बच्चा सिर्फ कॉपी समरी बुक पढ़ के रिवाइज कर रहा है, क्वेश्चन बना ही नहीं रहा है, तो उसके लिए ये बहुत डिफिकल्ट है लाना। तो अगर आपको अकाउंटिंग एडवांस अकाउंट्स के सब्जेक्ट में अगर आपको 80+ 60+ जाना है तो रिटन प्रैक्टिस ऑफ एवरीथिंग इज अ मस्ट। एएस अभी मेरे साथ रिटन प्रैक्टिस कर रहे हो, चैप्टर्स का मेरा जो लास्ट मैराथन था उसका क्वेश्चनर निकाल लो, उसको खुद से रिटन प्रैक्टिस करो, हर दिन 3 ही क्वेश्चन बनाओ, बट रोज बनाओ। मैं तुमको चैलेंज देता हूं कि तुम्हारा 60+ एग्जाम में आएगा। तो प्लीज 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 आप ये कुछ छोटी छोटी बातें फॉलो करें अगर आपको एक एडवांस अकाउंट्स में आपको 60+ चाहिए।
एक तो आपके चैप्टर एंड एएस दोनों कवर करने हैं, 80 to 85 मार्क का बहुत अच्छे से कवरेज करना है और लिख के आना है। एंड नंबर 3, रिटन प्रैक्टिस इज अ मस्ट। जो लिखेगा वही एग्जाम में क्वेश्चन कंप्लीट कर पाएगा, जो नहीं लिखेगा उसके हर क्वेश्चन आधे में रुक जाएंगे। सर टू प्रैक्टिस मॉक टेस्ट आर ओके, मॉक टेस्ट आर इंपॉर्टेंट प्लस रेगुलर प्रैक्टिस। हर दिन आपको एडवांस अकाउंट 2 3 4 क्वेश्चन लिखना ही है, आप कोई तरीके से उसको छोड़ नहीं सकते। आज पढ़ लिया फिर रेगुलर देखा ही नहीं तो आपके मार्क्स कम हो जाएंगे। जो गलती होती है आकृति, धीरे धीरे उसको सुधारना है। ये कुछ तरीके हैं जिससे आप इस मेरे सब्जेक्ट में, जो कि ग्रुप 1 का एक बड़ा सब्जेक्ट है, उसमें आप 60 प्लस स्कोर कर पाएंगे। तो चैप्टर एएस दोनों देखना, 80 to 85 मार्क का कम से कम अच्छे से लिखना है, प्रिपेयर करना है, रिटन प्रैक्टिस अच्छे से करना है। ये करने से आप 60 प्लस पहुंच जाओगे। डन है बात। अब हम लोग चलेंगे आज के हमारे फर्स्ट स्टैंडर्ड में एएस 26। एएस 10 थोड़ा बड़ा है, एएस 10 को लास्ट की तरफ लूंगा, पहले 26 28 कर लेते हैं, फिर 10 में चलते हैं। आरुष, बोल कम, लिख कम, सुन ज्यादा प्लीज। अपने पढ़ने आए हैं, अपने 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 को कुछ 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 नहीं बताना, अपने पढ़ने आए हैं। कैश एंड एक बच्चा और पूछ रहा था एएस 15 को लेकर। एएस 15 में ना डिफिकल्टी है क्योंकि बहुत बहुत रियल में वो बहुत एडवांस लेवल का स्टैंडर्ड है, बट आप ये समझना आपके एग्जाम में बहुत लिमिटेड टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अगर आप मेरे साथ क्वेश्चंस अच्छे से कर लेते हैं तो मेरे हिसाब से एएस 16 का आपका एग्जाम का काम हो जाएगा। तो उन क्वेश्चंस को करने पर फोकस करें, ठीक है। मैं जब करवाऊंगा तब आप मेरे साथ कर लेना, मेरे को लगता है आप एग्जाम में कर लेंगे। आइए एएस 26, पहले एएस 26 करेंगे फिर 28 करेंगे। मैं चलता हूं 26 में। 26 किस पर है? इंटेंजिबल एसेट्स पर। पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, इनकी अकाउंटिंग कैसे होती है, अमोर्टाइजेशन कैसे होता है, इस पर है। तो हम लोग एएस 26 में चलते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स। एज पर प्रोविजन ऑफ एएस 26, हाउ वुड यू डील टू दी फॉलोइंग सिचुएशन। हमको बोल रहा है कुछ सिचुएशन दी हुई है, इनसे आप कैसे डील करोगे। 23 लाख पेड बाय अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टू लीगल एडवाइजर for defending the patent of a product is treated as a capital expenditure for defending the patent। किसी ने हम पे पेटेंट से रिलेटेड केस किया, अब किसी ने केस किया तो हमें भी अपना लॉयर खड़ा करना पड़ेगा। हमने एक लॉयर अपॉइंट किया कि भाई हमारे लिए केस लड़ दो। ये जो लॉयर को हम फीस दे रहे हैं फॉर डिफेंडिंग द पेटेंट, it is not a capital expenditure, it is not an expenditure to acquire a patent। capital expenditure होता अगर मैं पेटेंट को खरीदने के लिए कोई खर्चा करता। अगर मैं खरीदने के लिए खर्चा नहीं कर रहा हूं, then in that case ये जो डिफेंड करने के लिए कर रहा हूं, it is not a capital expenditure, it is a revenue expenditure। और ये जो लीगल एक्सपेंस में पेमेंट कर रहा हूं ये सीधे पीएल में जाना चाहिए, इनको कैपिटलाइज करना अलाउड नहीं है, कैपिटलाइज करना अलाउड नहीं है। ड्यूरिंग द ईयर 1819 company spent 7 lakh for publicity and research expense on one of its new product which was marketed in the same year but proved to be a failure। चाहे फेलियर हो जाए या सक्सेस हो जाए, पब्लिसिटी का खर्चा, रिसर्च का खर्चा, ये हमेशा पीएल में जाता है। पब्लिसिटी का खर्चा, रिसर्च का खर्चा हमेशा पीएल में जाता है, ये कभी कैपिटलाइज नहीं हो सकते। चाहे वो फेलियर हो तो भी, चाहे वो सक्सेसफुल हो तो भी, पब्लिसिटी खर्चा, रिसर्च खर्चा, दीज खर्चा आर सम खर्चा which are always charged to PL। A company spent 25 lakh in the past 3 years to develop a product. These expenses were charged to PL since they do not meet AS 26 criteria for capitalization. In the current year, approval of concerned authority has been received. Company wishes to capitalize 25 lakh by disclosing it as a prior period item. पुराना खर्चा हमने पीएल में डाल दिया है। अब करंट ईयर में हम लोगों ने देखा कि भाई अब हम लोगों को अप्रूवल मिल गया अथॉरिटी का, तो हम वो पुराना 25 लाख कैपिटलाइज करना चाहते हैं। नॉट पॉसिबल।
AS26 बोलता है अगर कोई रिसर्च वगैरह का खर्चा आपने पीएल में डाला है, इट कैनॉट बी रीस्टेटेड बैक और रिवर्स टू दी रिवर्स एंड कैपिटलाइज्ड। ये नहीं कर सकते आप। वंस एक खर्चा पीएल में चला गया, इट कैनॉट बी रीइंस्टेटेड एज एन इंटेंजिबल एसेट। Company with a turnover of 200 crores and annual advertising budget of 50 lakh had taken up for the marketing of a new product. It was estimated that company would have a turnover of 20 crore from the new product. Company debited it to its PL the total expenditure of 50 lakh incurred on extensive special initial advertisement. Correct है, correct treatment. एडवर्टीजमेंट जैसे खर्चे कभी भी कैपिटलाइज नहीं होंगे, वो एडवर्टीजमेंट के खर्चे हमेशा कहां जाएंगे? पीएल में जाएंगे। तो अगर कंपनी ने अपने कोई प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए एडवर्टीजमेंट का खर्चा किया है, दैट खर्चा विल गो टू पीएल। चलो पढ़ते हैं। As per AS26 intangible asset, subsequent expenditure on intangible asset after its purchase or completion should be recognized as an expense when it is incurred unless it is probable that expenditure will enable the asset to generate future economic benefit in excess of its originally assessed standard of performance and it can be measured and attributed to the asset. If these conditions are met, the subsequent expenditure shall be added to the cost of the asset. कोई भी subsequent expenditure होता है वो हम तभी capitalize करते हैं जब वो asset के benefits को बढ़ाए। अगर नहीं बढ़ाए तो हम capitalize नहीं करते। Legal expense to defend the patent of a product of 23 lakh should not be capitalized and be charged to PL. Company is required to expense the entire amount of 7 lakh in the PL for the year ended because no benefit will arise in the future. Expenditure on intangible asset that was initially recognized as expense by a reporting entity in previous annual financial statement should not be recognized as a part of cost of intangible asset at a later date. So company cannot capitalize 25 lakh. Expenditure of 50 lakh on advertising and promotional activity shall always be charged to PL. Hence, the company has done the correct treatment by debiting the sum to PL. तो एडवर्टीजमेंट का खर्चा, पब्लिसिटी का खर्चा, रिसर्च का खर्चा, ये सब हमेशा पीएल में जाएगा। कैपिटलाइज कोई खर्चे को हम तभी कर सकते हैं जब वो एसेट की बेनिफिट्स को बढ़ाए, अदरवाइज खर्चा कैपिटलाइज नहीं होगा। बोलो, क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है बच्चों? डन। चलिए आगे। ये सब ना थोड़े थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चन है, कैलकुलेशंस वगैरह नहीं करने। तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर हम ले लेंगे तो एग्जाम में हम आंसर को ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं। इसीलिए मैं हर चीज को लिखवा नहीं रहा हूं। क्लास में मैंने हर आंसर लिखवाया है आपको, बट अभी अगर लिखने बैठेंगे इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन को अच्छे से करना सीखा। ये सब थोड़े से क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग थोड़े से इस तरीके से करके चलेंगे। सर अगर एडवर्टीजमेंट करके फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिले तो भी अक्षत वो जाएगा पीएल में ही। एडवर्टीजमेंट का खर्चा कैन नॉट बी कैपिटलाइज, एकदम एक्सप्रेसली मना किया गया है। ट्रेनिंग टू एम्प्लॉइज, एडवर्टीजमेंट का खर्चा, रिसर्च वगैरह का खर्चा, ये सब आपके पीएल में जाएंगे। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस पीएल में जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। ये आपको एमसीक्यू में दिखाई दे सकता है 2 मार्क का। Plymouth Limited is engaged in research of a new process design for its product. Incurred 10 lakh on research during first 5 months of a financial year. The development process begins on 1st September. September मतलब 5 महीने के बाद, 5 महीने के बाद. And up to 31st March, a sum of 8 lakh was incurred as development phase expenditure which meets the asset recognition criteria. 10 लाख का खर्चा हुआ रिसर्च का, 8 लाख का खर्चा हुआ डेवलपमेंट का। जो रिसर्च का खर्चा हुआ वो तो कहां जाएगा? पीएल में। जो डेवलपमेंट का खर्चा हुआ वो मैं क्या करूंगा? कैपिटलाइज करूंगा। From 1st April, company implemented the new process design. Okay, implement कर दिया. And it is likely that this will result in after-tax saving of 2 लाख per annum for the next 5 years. अगर आप ये यूज करोगे, देन इन दैट केस आपको नेक्स्ट 5 साल तक 2-2 लाख करके हर साल बेनिफिट मिलेगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10%, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी इज 3.7908। ये अगर मैं बोलूं तो ये मेरा फ्यूचर बेनिफिट्स फ्रॉम द एसेट है। इंपेयरमेंट में पढ़ोगे वैल्यू इन यूज, फ्यूचर में मेरा 2-2 लाख का कैश फ्लो आएगा फॉर द नेक्स्ट 5 इयर्स। तो उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल के मैं वैल्यू इन यूज निकाल सकता हूं और फिर मैं चेक कर सकता हूं कोई इंपेयरमेंट लॉस है या नहीं है। डिसाइड द ट्रीटमेंट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट एज पर AS26। बोल रहा है बताइए रिसर्च डेवलपमेंट का क्या होगा। आंसर टू एज पर आंसर टू क्वेश्चन 2 क्या हुआ बेटा? कक्का दीदी
जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, आ रहा हूं बेटा। लिखते हैं, अभी चली गई वो, मैं अपनी बेटी से आप लोगों को मिलाऊंगा जब वो आएगी। एज पर AS 26, नाम क्या है? इनटैंजिबल एसेट्स, expenditure on research, expenditure on research shall be charged to PL as and when, दीदी हमको दीजिए ना, as and when they are incurred, full stop. Expenditure on development phase, expenditure on development phase shall be capitalized as cost of intangible asset, shall be capitalized as cost of intangible asset. Shall be capitalized as cost of intangible asset. Full stop. So, expenditure of rupees 10 lakh for first 5 months on research shall be charged to PL in the current year. Full stop. Expenditure of rupees 8 lakhs in last 7 months for development shall be capitalized as cost of intangible asset. फुल स्टॉप। ये हो गया ट्रीटमेंट। क्वेश्चन बोला क्या ट्रीटमेंट करोगे, तो मैंने रिसर्च डेवलपमेंट कॉस्ट का पहले ट्रीटमेंट बता दिया। तो मेरा कैरिंग अमाउंट ऑफ इंटेंजिबल एसेट, कैरिंग अमाउंट ऑफ इंटेंजिबल एसेट on 31st March 13 is rupees 8 lakhs. रिकवरेबल अमाउंट, आप इसको वैल्यू इन यूज भी बोल सकते हो। ये एसेट जब मैं यूज करूंगा तो मेरे को क्या बेनिफिट मिलेगा, नेक्स्ट 5 साल तक 2 लाख का सेविंग होगा। तो रुपीज 2 लाख इंटू 3.977908 प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज 2 लाख इंटू 3.7908, ये आ गया 7,58,160 as carrying amount of intangible asset exceed its recoverable amount, exceeds its recoverable amount, impairment loss shall be recognized. Impairment loss shall be recognized. Impairment loss ये कहां जाता है, टू बी चार्ज टू PL। इम्पेयरमेंट लॉस हमेशा PL में जाता है। 8 लाख माइनस 758,160, 8 लाख माइनस 758,160, 41,840। तो मेरा रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट
ऑफ इंटेंजिबल एसेट 758,160, रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट 758,160, रिसर्च का खर्चा पीएल में जाता है, डेवलपमेंट का खर्चा कैपिटलाइज होता है, कैपिटलाइज करने के बाद मेरा वैल्यू आया 8 लाख, बट मैंने देखा फ्यूचर में इसका बेनिफिट सिर्फ 758,160 है, तो मुझे उसे 758,160 पर लाना पड़ेगा और डिफरेंस जो है वो इंपेयरमेंट लॉस बोल के पीएल में जाएगा। क्लियर है? तनिष वेरी गुड, नाम चेंज कर लिया तुम अपना। सर 10% का कुछ नहीं होगा। आकृति, ये जो 3.7908 निकाला है ना, ये 10% के हिसाब से ही निकाला है। कैसे? 1.1 डिवाइड 1 2 3 4 5 GT 3.7908, तो ये 10% से ही वो 3.7908 आया है। आपको अलग से कुछ नहीं करना उसका 10% का। डन, आगे चलूं। क्वेश्चन 3 इंपॉर्टेंट, इंस्टीट्यूट का वन ऑफ द फेवरेट एरियाज, AS26 का अमोर्टाइजेशन। रीड करोगे एक बार क्वेश्चन? रीड करो एक बार, खुद से ट्राई करो। हम लोग इंटेंजिबल एसेट को अमोर्टाइज करते हैं SLM या फिर रेशियो ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। पहला प्रेफरेंस रेशियो ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, नहीं होने से SLM हम लोग कर लेते हैं। प्लीज ट्राई करो। क्वेश्चन 3 यस सर, जेंडर चेंज होने से अच्छा नाम चेंज कर लिया। अरे क्या हो गया तनिष, तनिषा, इसमें क्या प्रॉब्लम है? हो जाता है। चलो करो ट्राई, क्वेश्चन 3 हो जाएगा तुमसे, बहुत इजी है और मेरे को लगता है MCQ जैसे जगह पे इसका क्वेश्चन आएगा। दो डाउट आए मेरे पास। अक्षत बोल रहा है सर 1 का सी में भी तो डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट है, तो वो क्यों पीएल में गया? अरे मेरे भाई,
हम लोग डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट करने के लिए हम लोग एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं कि उसका मार्केट डेवलप हो सके। प्रोडक्ट डेवलप नहीं कर रहे हैं हम सिर्फ उसका मार्केट डेवलप कर रहे हैं। प्रोडक्ट हमारे पास बना हुआ है, उसको बेचने के लिए खर्चा कर रहे हैं, तो ये बेचने का कॉस्ट हो गया, ये कैपिटलाइज नहीं हो सकता। अगर प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए खर्चा करते तो वो कैपिटलाइज होता। नितिन बोल रहा है सर रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट तो इंपेयरमेंट लॉस लेस होके आएगा ना, 758 160 माइनस 41 840। नितिन, हमारा आज का कैरिंग अमाउंट 8 लाख है, उसको मुझे 758 160 तक पहुंचाना है। 758 160 को 41 840 कम नहीं करना है, 8 लाख को 758 160 पहुंचाना है। तो 8 लाख से माइनस करेंगे 41 840 तो आ जाएगा 758 160। आई होप क्लियर है आप लोगों को। चलता हूं। अ कंपनी अक्वायर्ड अ पेटेंट एट अ कॉस्ट ऑफ 1,60,00,000 or a period of 5 years and the product life cycle is 5 years. Company capitalized the cost and started amortizing 16 lakhs per year based on the economic benefits derived from the product manufactured under the patent. 16 लाख करके वो क्या करने लग गया, अमोटाइज करने लग गया। ठीक है, आफ्टर 2 years, 2 साल बाद, तो 2 साल 1,60,00,000 माइनस 16 लाख माइनस 16 लाख, ये मेरा वैल्यू बचा 1,60,00,000 माइनस 16 माइनस 16, 1,28,00,000। इट वॉज फाउंड दैट प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में कंटिन्यू फॉर अनदर 5 years। बोल रहा और 5 साल चलेगा अभी तो, ऐसा नहीं है 5 में 2 खत्म हो गया तो 3 चलेगा, बोला और 5 चलेगा। एंड देन फ्रॉम देन द पेटेंट इज रिन्यूएबल और कंपनी रिन्यू करवा सकता है। द नेट कैश फ्लो फ्रॉम द प्रोडक्ट ड्यूरिंग दीज 5 years वेर एक्सपेक्टेड टू बी इतना 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 इतना, और नेक्स्ट 5 साल जब हम एसेट यूज करेंगे तो उसका इतना इतना मेरे को बेनिफिट मिलेगा। मेरे को बोल रहा है कंप्यूट द अमोर्टाइजेशन कॉस्ट ऑफ पेटेंट फॉर ईच ईयर, हर साल का अमोर्टाइजेशन कॉस्ट कैलकुलेट करो। आंसर टू क्वेश्चन 3। आंसर टू क्वेश्चन 3। सबसे पहले नंबर 1, अमोर्टाइजेशन फॉर फर्स्ट 2 years। As per question, amortization for year 1 and year 2 is equal to rupees 16 lakh per annum। बोला है 16 लाख करके अमोर्टाइज करना शुरू किया, तो ईयर 1 और ईयर 2 का 16 लाख अमोर्टाइजेशन हो गया। तो बुक वैल्यू या कैरिंग अमाउंट ऑफ पेटेंट एट एंड ऑफ 2 years, 2 साल के बाद, क्योंकि 2 साल के बाद एस्टिमेट्स बदल गए, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, एस्टिमेट्स बदल गए, रुपीज 128 lakhs। नंबर 2, amortization for year 3 to year 7, 3 4 5 6 7 मेरा ईयर, इकोनॉमिक बेनिफिट एंड अमोर्टाइजेशन। ईयर 3 4 5 6 7 इकोनॉमिक बेनिफिट होगा 50 30 60 70 40, 50 30 60 70 40, टोटल ऐड कर लोगे तो 80 60 110 250 lakhs। तो मैं कैसे निकालूंगा अमोर्टाइजेशन लाख, 128 lakhs इंटू 50/250 रेशियो, फिर 128 lakhs इंटू 30/250, 128 lakhs इंटू 60/250, 128 lakhs इंटू 70/250, 128 lakhs इंटू 40/250। पहले ये सब क्वेश्चन 5 मार्क्स में आते थे, अब मेरे को लगता है ये सब ना इंस्टीट्यूट देखोगे आप धीरे धीरे इन सबको एमसीक्यू में डाल देगा।
शॉर्टकट कैलकुलेशन सिखाया था क्लास में, यूज करना, कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा। थोड़ा शॉर्टकट कैलकुलेशंस यूज कर लेना। ये मेरा हर साल का अमोर्टाइजेशन। आप चाहो तो 2 लाइन लिख सकते हो। एज पर AS 26, intangible assets shall be amortized on the best estimates of their useful life using ratio of future economic benefits arising from those assets or SLM if there is no future economic benefit का ratio, if they are not estimate, they cannot be estimated। तो हम लोग जब इंटेंजिबल एस्ट को अमोर्टाइज करते हैं तो हम लोग उनके बेस्ट यूजफुल लाइफ, जो मेरा एस्टिमेट है यूजफुल लाइफ का, उसके ऊपर अमोर्टाइज करते हैं इन द रेशियो ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। वो नहीं अवेलेबल है तो हम SLM करते हैं, यहां वो अवेलेबल है तो हम उसको यूज करेंगे। बोल मेरे बच्चे, क्लियर है? बोल मेरे बच्चे, क्लियर है? क्लियर है सर। तो लेट्स नेक्स्ट गो टू क्वेश्चन 4। इसको मैं गुड क्वेश्चन मार्क करूंगा, गुड क्वेश्चन दिख सकता है एग्जाम में। वैसे इजी है, टफ नहीं है, इजी है, बट तो भी मैं बोलूंगा एग्जाम के लिए आपको दिख सकता है। सूर्या लिमिटेड हैड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 21। इट अक्वायर्ड बिजनेस ऑफ गोमती लिमिटेड। हमने गोमती लिमिटेड का बिजनेस खरीदा, अमलगमेशन बिजनेस अक्वायर किया ऑन अ गोइंग कंसर्न बेसिस फॉर 25 लाख ऑन 1 जून। 25 लाख में खरीदा तो 25 लाख हो गया मेरा पीसी परचेज कंसिडरेशन। द फेयर वैल्यू ऑफ द नेट एसेट ऑफ गोमती लिमिटेड वाज 1875। उस दिन नेट एसेट का वैल्यू था 1875। एक सेकेंड, पीसी दिया 25 लाख, नेट एसेट था 1875, तो मैं गुडविल रिकॉर्ड करूंगा। गुडविल होता है पीसी माइनस नेटो, परचेज कंसिडरेशन माइनस नेट एसेट्स, ₹6,25,000। Surya Limited believes that due to popularity of the product of Gomti in the market, its goodwill exist। बोल रहा है गुडविल एग्जिस्ट करता है उसका, तो हम लोग गुडविल रिकॉग्नाइज कर लेंगे 625 का। डन है बात, आगे चलता हूं। गुडविल एक बार रिकॉग्नाइज करने के बाद AS 14 बोलता है ये गुडविल 5 साल, मैक्सिमम 5 साल में आपको राइट ऑफ करना पड़ता है। आगे बता भी देगा, नहीं बताएगा तो 5 साल में हमको अमोर्टाइज करना पड़ता है। On 20th August, Surya Limited incurred cost of 6 lakh to register the patent for its product. It expects patent's economic life to be 8 साल। 6 लाख में पेटेंट रजिस्टर कराया। पेटेंट भी एक इंटेंजिबल एसेट है और बोल रहा है 8 साल चलेगा, ठीक है। On 1st October 2020, Surya Limited taken a franchisee। फ्रेंचाइजी भी एक इंटेंजिबल एसेट है, राइट्स अक्वायर कर रहे हो। To operate an ice cream parlor from Volga Limited for 4.5 लाख and at an annual fee of 10% of revenues। देखो एनुअल फी जो 10% हर साल देना पड़ेगा वो तो रॉयल्टी का खर्चा है, वो जैसे जैसे होगा वैसे वैसे खर्चा दिखाएंगे। बट जो आपने फ्रेंचाइजी 4.5 लाख में खरीदी है वो एक इंटेंजिबल एसेट है। द फ्रेंचाइजी एक्सपायर्स आफ्टर 6 ईयर, 6 साल चलेगा यह फ्रेंचाइजी, ओके। नेट रेवेन्यू फॉर द फर्स्ट ईयर दिया हुआ है 1.5 लाख। तो 1.5 लाख पे 10% आपको 15,000 का रॉयल्टी देना है, वो आपका जैसे जैसे होगा वैसे वैसे खर्चा है। बट जो 4.5 लाख का फ्रेंचाइजी है वो इंटेंजिबल एसेट है जिसको आपको अमोर्टाइज करना पड़ेगा। Surya Limited follows an accounting policy to amortize all intangible on straight line basis. All intangible on straight line basis over maximum period permitted by the AS। बोला जितना पीरियड AS बोलता है उसके हिसाब से। देखो AS नॉर्मली बोलता है कि मैक्सिमम लाइफ 10 ईयर से ज्यादा नहीं होना चाहिए इंटेंजिबल एसेट का, मैक्सिमम लाइफ 10 ईयर्स। हमारे यहां तो लाइफ 8 साल 6 साल दिया हुआ है। जब 8 साल 6 साल दिया हुआ है तो हम 10 में नहीं जाएंगे, हम 8 साल 6 साल के हिसाब से करेंगे। गुडविल ऑन एक्विजिशन ऑफ फिर टेकिंग अ फुल ईयर अमोर्टाइजेशन इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन। बोलता है जिस साल एक्विजिशन करेंगे, चाहे कभी भी एक्वायर करो, हम फुल ईयर का अमोर्टाइजेशन लेते हैं, ठीक है। गुडविल ऑन एक्विजिशन ऑफ बिजनेस इज टू बी अमोर्टाइज्ड ओवर 5 ईयर्स SLM। मतलब 5 साल में आपको अमोर्टाइज करना पड़ेगा। AS 14 बोलता है 5 साल में अमोर्टाइज करो मैक्सिमम। प्रिपेयर एन एक्सट्रैक्ट शोइंग द इंटेंजिबल एसेट सेक्शन इन द बैलेंस शीट ऑफ सूर्या लिमिटेड एज एट 31 मार्च। बोल रहा है बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाओ, सूर्या लिमिटेड का इंटेंजिबल एसेट दिखाओ, ठीक है। दिखाते हैं। आंसर टू क्वेश्चन 4। आंसर टू क्वेश्चन 4। सबसे पहले हम लोग वर्किंग करेंगे, नोट्स टू अकाउंट समझ लो। इंटेंजिबल एसेट्स, एसेट, कॉस्ट, अमोर्टाइजेशन, क्लोजिंग WDV। सबसे पहला एसेट गुडविल,
गुडविल का कॉस्ट हम लोग वापस कैलकुलेट कर लेते हैं, 25 लाख माइनस 1875, ये आ गया 625। इसको अमोर्टाइज करना पड़ता है 5 साल में, तो 625 डिवाइडेड बाई 5, और बोला फुल ईयर अमोर्टाइजेशन, फुल ईयर अमोर्टाइजेशन इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन, तो फुल ईयर बोला है तो मैं फुल ईयर का ले रहा हूं, 125, क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी 5 लाख। गुडविल के बाद पेटेंट, कॉस्ट 6 लाख, यूजफुल लाइफ बोला है 8 साल, तो मैं 8 साल में करूंगा। सर मान लो यूजफुल लाइफ 12 साल बोलता तो इंड एस 26 बोलता है 10 साल का मैक्सिमम लाइफ लीजिए, और नीचे बोला एज पर एएस जो अलाउ है उसके हिसाब से, तो मैं 10 साल के हिसाब से करता। 6 लाख डिवाइडेड बाई 8 ईयर्स, 75,525। नेक्स्ट, पेटेंट के बाद फ्रेंचाइजी राइट्स, फ्रेंचाइजी राइट्स का कॉस्ट है 450, 6 साल का लाइफ है तो 450 बाई 6, 75,375। तो मेरा बैलेंस शीट में टोटल इंटेंजिबल एसेट आएगा ईयर एंड पे 14 लाख, टोटल आएगा ईयर एंड पे 14 लाख। मैं लिखूंगा रॉयल्टी ऑफ 10% ऑफ नेट रेवेन्यू टू वोल्गा लिमिटेड, ₹1,50,000, 15 लाख का 10% शैल बी चार्ज टू पीएल। जैसे जैसे हर साल रॉयल्टी देना है वो पीएल में जाएगा, इसका कैपिटलाइजेशन नहीं होगा, इसका कैपिटलाइजेशन नहीं होगा। ये जो रॉयल्टी है ये रॉयल्टी हर साल पीएल में जाता रहेगा। अगर मैं बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाऊं, बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट, बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट एज ऑन ईयर एंड का डेट क्या है 31 मार्च 21, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीस। बैलेंस शीट में एसेट साइड में नॉन करेंट एसेट्स के अंदर, नॉन करेंट एसेट्स याद करो पिडलो, पिडलो पी फॉर पीपी एंड इंटेंजिबल एसेट, तो ये आ जाएगा तुम्हारा इंटेंजिबल एसेट और उसकी वैल्यू होगी 14 लाख। बोला एक बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट बना दो भाई, वो काम करने के लिए आप एक लाइन लिख सकते हो, एज पर AS 26 इंटेंजिबल एसेट लाइक पेटेंट फ्रेंचाइजी राइट्स। 15 लाख का नेट रेवेन्यू था ना कि 1.5 लाख का नेट रेवेन्यू था, मैं देख लेता हूं, मेरे को 15 लाख याद है। ओके 1.5 लाख ही है नेट रेवेन्यू, सॉरी 1.5 लाख का 10%, तो ये 15,000 हो जाएगा। ठीक है, ठीक कर लो ना। मैं एक लाइन लिख सकता हूं, एज पर AS 26 इंटेंजिबल एसेट लाइक पेटेंट एंड फ्रेंचाइजी शैल बी डेप्रिशिएटेड ओवर द बेस्ट एस्टिमेट्स ऑफ देयर यूजफुल लाइफ, however the useful life shall not exceed 10 years, shall not exceed 10 year, 10 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो अगर 8 और 6 है तो मैं 8 और 6 में करूंगा। फर्दर गुडविल as per AS 14 shall be amortized over a period of over a maximum period of 5 years। तो ये मैं लिख सकता हूं, गुडविल का मैक्सिमम पीरियड 5 इयर्स एंड पेटेंट फ्रेंचाइजी राइट का मैक्सिमम पीरियड 10 इयर्स। क्योंकि 8 और 6 साल है तो मैं 8 और 6 के हिसाब से करूंगा, वो मैक्सिमम है, मैक्सिमम 10 साल। अगर 8 और 6 है तो 8 और 6 पे किया जाएगा। बोलिए क्या आप लोग लिख पाएंगे मेरे बच्चों? क्या आप लोग लिख पाएंगे? Goodwill as per AS 14 shall be amortized over a maximum period of 5 years. Intangible asset like patent and franchisee rights shall be amortized over the best estimates of their useful life, which cannot exceed या which shall not exceed 10 years. क्लियर 6? चलो सर, ये मेरा AS 26 का क्वेश्चंस कंप्लीट होता है। डन।
अब मैं चलूंगा AS28 में। AS28 ऐसे डिफिकल्ट एएस है, बट लिमिटेड क्वेश्चंस है जो आपको करने से आपका काम हो जाएगा। मैंने 3 बहुत अच्छे क्वेश्चन लिए हैं आपके प्रैक्टिस के लिए, ये कर लोगे तो मैक्सिमम काम हो जाएगा। जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 तो अभी रीसेंट एग्जामिनेशन में इंस्टीट्यूट ने अपने क्वेश्चन पेपर में दिया था सितंबर 25 में, तो भी हम प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको कैरिंग अमाउंट, रिकवरेबल अमाउंट, वैल्यू इन यूज, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, ये सारी चीजें आपको दिखाई देगी। नेट सेलिंग प्राइस इसको बोलते हैं, तो नेट सेलिंग प्राइस वगैरह हर चीज आपको दिखाई देगा। तो ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, एक इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन के हिसाब से, क्या पूरा एएस एक बार क्या बेस है वो समझ में आ जाए, उसके बाद फिर फर्दर क्वेश्चंस। तो AS28 हो गया ऑन इंपेयरमेंट ऑफ एसेट्स। क्वेश्चन नंबर 1 ना मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, मैं चाहता हूं ये 6 चीज कैलकुलेट करनी है, ये आप मुझे कैलकुलेट करके दो। 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आप सारे बच्चे ट्राई करके मुझे ये 6 के 6 चीजें कैलकुलेट करके दो। प्लीज ट्राई क्वेश्चन नंबर 1। इजी है, आपसे हो जाएगा, प्लीज ट्राई।
डन डना डन डन। ये इजीएस्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, एकदम इजी क्वेश्चन था। Argo Industries Limited gives the following estimates of cash flow relating to its PPE on 31st December 21। ये estimates of cash flow है कि जो हम PPE यूज करेंगे उससे फ्यूचर में कितना कैश फ्लोज आएगा। डिस्काउंट रेट 15%, 1 2 3 4 5 साल का कैश फ्लो दे दिया। रेसिडुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ 2026 1000 लाख, तो 4000 प्लस 1000 5000 लाख का कैश फ्लो लास्ट ईयर में। 4000 तो यूज करके आएगा और जब बेचेंगे तो 1000 और आ जाएगा। पीपीई परचेज्ड ऑन 1128 40,000 1118 सॉरी, यूजफुल लाइफ 8 साल, ये बताया 31 दिसंबर 21, तो 18 19 20 21 4 साल पहले नॉर्मली डेप्रीशिएट करेंगे, 4 साल, उसके बाद हमको ये काम करना है। 40,000 8 साल, नेट सेलिंग प्राइस 20,000 दिया हुआ है। कैलकुलेट कैरिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ 2021, कैरिंग अमाउंट निकालना है। सुनना, कैरिंग अमाउंट निकालने के लिए पहले मैं एनुअल डेप्रीसिएशन निकालूंगा। एनुअल डेप्रीसिएशन एसएलएम में कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू 40,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू 1,000 डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ 4875 पर एनम। हाँ, पर एनम। तो बुक वैल्यू एट एंड ऑफ 4 ईयर्स, 2018 में खरीदा था तो 18 19 20 21 चौथे साल के एंड में, तो 40,000 कॉस्ट माइनस 4 साल का डेप्रीसिएशन, 40,000 माइनस 4 साल का डेप्रीसिएशन, ये आ गया 20,500। 40,000 माइनस 4 साल का डेप्रीसिएशन 20,500। एक गलती इसमें हो जाती है, स्क्रैप वैल्यू लेना भूल जाते हैं, ध्यान रखिएगा। वैल्यू इन यूज पूछा है, वैल्यू इन यूज पूछा है तो इनका मैं प्रेजेंट वैल्यू निकाल देता हूं। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 1.15 डिवाइड इक्वल टू 0.8696, 0.7561, 0.6575, 0.5718, 0.4972। तो प्रेजेंट वैल्यू का अमाउंट निकाल लेता हूं। 4000 इंटू 0.8696 एम प्लस 3478.4, 6000 इंटू 0.7561 एम प्लस 4536.60, 6000 इंटू 0.6575 एम प्लस 3945, 8000 इंटू 0.5718 एम प्लस 4574.4, 5000 इंटू 0.4972 एम प्लस 2486, एमआरसी 19,020.4, 19,020.4 लैक्स का हो गया मेरा वैल्यू इन यूज। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज, तो फ्यूचर कैश फ्लो दो, यूज का और रेसिडुअल वैल्यू दोनों का। वैल्यू इन यूज आ गया 19,020.40 लैक्स। रिकवरेबल अमाउंट होता है हायर ऑफ नेट सेलिंग प्राइस और वैल्यू इन यूज। नेट सेलिंग प्राइस 20,000 है, वैल्यू इन यूज 19,000 है, तो मैं हायर लूंगा दोनों का 20,000। इंपेयरमेंट लॉस 20,500 का कैरिंग अमाउंट है, 20,000 का रिकवरेबल अमाउंट है, तो इंपेयरमेंट लॉस हो गया 20,500 माइनस 500, 20,000 सॉरी 20,500 माइनस 20,500, रिकवरेबल अमाउंट 500, रिकवरेबल अमाउंट, इंपेयरमेंट लॉस 500। तो रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट हो गया मेरा आज का कैरिंग अमाउंट 20,500 माइनस 500 का इंपेयरमेंट लॉस, तो 20,000 हो गया मेरा नया कैरिंग अमाउंट। डेप्रीसिएशन चार्ज कैसे कैलकुलेट करूंगा? 20,000 माइनस रेसिडुअल वैल्यू 1,000 डिवाइडेड बाई कितना साल चलेगा? 5 साल, डिवाइडेड बाई 5 साल। 20,000 माइनस 1,000 डिवाइडेड बाई 5 ईयर्स, 3,800 लैक्स। एक बार चेक कर लो ना, आगे का डेप्रीसिएशन 3,800 लैक्स। 20,000 मेरा आज का कैरिंग अमाउंट माइनस 1,000 का रेसिडुअल वैल्यू। अब ये मेरे को नेक्स्ट 5 साल में डेप्रीशिएट करना है जब तक मैं एसेट यूज करूंगा।
बाई 5 years। सर 5 कैसे हुआ, 8 साल में 4 तो हो गया ना। वो 4 मत देखो, अभी देखो दिया हुआ कैश फ्लोज, बोला ये एसेट 5 साल तक इतना इतना हमें बेनिफिट देगा, तो 5 साल तक एसेट चलेगा। ये एकदम नॉर्मल 1 2 3 4 5 करके आपको लिख के करके आना है, उसमें और कुछ नहीं करना है, कोई ज्ञान व्यान नहीं चाहिए। बेसिक आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इम्पेयरमेंट लॉस इज इक्वल टू रिकवरेबल अमाउंट माइनस कैरिंग अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट इज हायर ऑफ कैरिंग अमाउंट और नेट सेलिंग प्राइस, हायर ऑफ वैल्यू इन यूज और नेट सेलिंग प्राइस। ऐसे करके सिंगल सिंगल लाइन लिख के आप अपना कैलकुलेशन दिखा सकते हो। Value in use is equal to present value of future cash flows from use of the asset and sale of the asset at the end of useful life। तो एक एक लाइन करके लिखो और अपना कैलकुलेशन दिखा दो। बोलिए क्या आप सबको मेरी बात क्लियर है? ये सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन, और ये आया था अभी एग्जाम में सितंबर 25 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सितंबर 25 में इंस्टीट्यूट ने पूछा था। क्लियर छे? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? क्वेश्चन 2 हम पढ़ेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन। सितंबर में नहीं आया था क्या? तो उससे पहले आया था क्या? कोई एक पेपर में आया था ऐसा क्वेश्चन, या किसी जगह पे तो मैंने देखा था, पता नहीं क्यों मैंने एक जगह पर देखा था ऐसा क्वेश्चन। पता नहीं, आई डोंट रिमेंबर, एक जगह तो ये आया था ये क्वेश्चन। डन है बात? सीजीयू का आया था क्या? चलो सीजीयू वाला देख लेते हैं, मैं एक बार देख लेता हूं। आप क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो ना, खुद से पढ़ो ना एक बार क्वेश्चन। ये सब चैप्टर के क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे तब तक नहीं होगा। ओ मई में आया था, ओके मई 25 में आया था, मैं याद तो है कुछ आया था एग्जैक्टली मैं अगर वो नहीं बोल पाया तो मई में आया था, दीदी बोल रही है। एक बार मैं देख लेता हूं, क्वेश्चन 2 पढ़ो तब तक आप। मई 25, ओके ये वाला क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन 2 मई 25 में। पता नहीं मैंने कहां देखा, मैंने कहीं तो देखा था ये क्वेश्चन आया था। ओके गुडविल के साथ आया था। बट आप देखोगे ना सही से तो यही चीजें पूछी हुई थी। मेरा बोलने का मतलब है सिमिलर चीजें पूछी हुई थी। आप अगर देखोगे तो वही चीजें थी सितंबर के ही पेपर में। आपको वैल्यू इन यूज निकालना था, इंपेयरमेंट लॉस निकालना था, रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट निकालना था। तो सब कुछ नॉर्मली होगा जैसे होता है, खाली गुडविल दिया हुआ था और कुछ नहीं था। तो सितंबर 25 में मैं ये बोलना चाहता हूं इस टाइप का क्वेश्चन आया था, वैल्यू इन यूज कैलकुलेट करो, ये सब कैलकुलेट करो, वो आया था। चलो कोई नहीं, आ जाओ ना, अपने अपना प्रैक्टिस कंटिन्यू करते हैं। G Limited acquired a machine on 1st April 2020 for 7 crore that had an estimated life of 7 years. Machine is depreciated on SLM basis, does not carry any residual value. 7 करोड़ 7 साल, तो हर साल 1 करोड़ का डेप्रिसिएशन। ओके, ऑन 1st April 24, 1st April 24 मतलब 4 साल बाद, कैरिंग वैल्यू ऑफ द मशीन वॉज रीअसेस्ड एट 5.1 करोड़। अब मेरा 4 साल बाद बुक वैल्यू हो गया 3 करोड़, 7 में से एक 4 साल का डेप्रिसिएशन माइनस करूंगा 3 करोड़, और मेरा रीवैल्यूएशन, मेरा ये फिगर आया है क्या बोलते हैं, कैरिंग वैल्यू मैंने रीअसेस किया है, रीवैल्यूएशन किया है तो 5.1, तो 3 से 5.1 यानी 2.1 का रीवैल्यूएशन रिजर्व। द सरप्लस अराइजिंग आउट ऑफ रीवैल्यूएशन क्रेडिटेड टू रीवैल्यूएशन रिजर्व। ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, एंडेड मार्च 2016, मतलब 2 साल बाद, 14 15 15 16, condition indicating an impairment of the machine existed and amount recoverable ascertained to be only 79 lakhs। अमाउंट ascertain हमने किया वो आया 79 lakhs रिकवरेबल अमाउंट। You are required to calculate the loss on impairment of the machine, लॉस निकाल के देना है, and how this loss shall be treated in the books of G Limited, और इस लॉस का कैसे ट्रीटमेंट होगा। G Limited followed the policy of writing down revaluation surplus by increased charge of depreciation resulting from revaluation।
जो रीवैल्यूएशन रिजर्व इनका आता है, ये रीवैल्यूएशन रिजर्व क्या करते हैं, हर साल रीवैल्यूएशन रिजर्व थोड़ा थोड़ा राइट ऑफ करते हैं या रिटेन्ड अर्निंग्स में डाल देते हैं बिकॉज ऑफ एक्सेस चार्ज ऑफ डेप्रिसिएशन या टू नेगेट द एक्सेस चार्ज ऑफ डेप्रिसिएशन। तो हर साल थोड़ा थोड़ा रीवैल्यूएशन रिजर्व ये ट्रांसफर कर देते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स में। ठीक है, मेरे को बोल रहा है कैलकुलेट करो इंपेयरमेंट लॉस और उसका हमको ट्रीटमेंट बताओ। आंसर टू क्वेश्चन 2 AS28। आंसर टू क्वेश्चन 2, सबसे पहले नंबर 1, रीवैल्यूएशन ऑन 1st April 2014, दैट इज आफ्टर 4 years, 4 साल बाद। 2010 में खरीदा था तो 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 4 साल के बाद मेरा कॉस्ट है एसेट का 7 करोड़। एनुअल डेप्रीसिएशन SLM से 7 करोड़ डिवाइडेड बाई 7 years, ₹1 करोड़। तो बुक वैल्यू एट द एंड या बुक वैल्यू ऑन 1414, 4 साल के बाद 7 करोड़ माइनस 1 करोड़ इंटू 4 years, 7 करोड़ माइनस 4 करोड़ का डेप्रीसिएशन, तो 3 करोड़ बचा। फेयर वैल्यू ऑन 1414, फेयर वैल्यू ऑन 1414, फेयर वैल्यू दिया हुआ है 5.1 करोड़। Therefore, profit on revaluation credited to revaluation reserve is equal to 2.1 करोड़। जो 1.1 बोल रहे थे वो गलत बोल रहे थे, 2.1 होगा। 4 साल डेप्रीशिएट होके मेरा वैल्यू आ गया 3 करोड़। अभी मेरा वैल्यू दिखा रहा है नया वैल्यू 5.1 करोड़, तो 3 करोड़ का बुक वैल्यू, 5.1 करोड़ का फेयर वैल्यू, तो 2.1 करोड़ का मेरा क्या आ गया, रीवैल्यूएशन रिजर्व। रीवैल्यूएशन रिजर्व, दिस रीवैल्यूएशन रिजर्व as per company's policy will be transferred to retained earnings over remaining 3 years of useful life। बचे हुए 3 साल में, 7 साल था, 4 साल चला गया, रिमेनिंग 3 years में ये जाएगा कहां पर, रिटेन्ड अर्निंग्स। तो अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड ईच ईयर, क्योंकि हम लोग SLM यूज कर रहे हैं तो 2.1 करोड़ डिवाइडेड बाई 3 years, इसको भी SLM बेसिस पे डाल दो, एक ही बात होगा, एक ही बात, 0.7 करोड़ हर साल। कंपनी का पॉलिसी है कि वो रिटेन्ड अर्निंग से हर साल थोड़ा थोड़ा अमाउंट निकाल के, रीवैल्यूएशन हिसाब से थोड़ा अमाउंट निकाल के रिटेन्ड अर्निंग्स में डालेगी। तो हमने बोला 2.1 करोड़ का रीवैल्यूएशन रिजर्व है, 3 साल का लाइफ है, SLM डेप्रीसिएशन है, तो 2.1 डिवाइडेड बाई 3 यानी 0.7 करोड़ करके हर साल PL में जाएगा। डन। नंबर 2, इंपेयरमेंट लॉस ऑन 31 मार्च 16, 2 साल के बाद, 31 मार्च 16, 2 साल के बाद, कैरिंग अमाउंट on 1414 rupees 5.1 करोड़। एनुअल डेप्रीसिएशन, अब ये 5.1 करोड़ 3 साल में डेप्रीशिएट करना है, 1.7 करोड़। देयरफॉर बुक वैल्यू ऑन 31 मार्च 16 इज इक्वल टू 5.1 करोड़ माइनस 2 साल का डेप्रीसिएशन, 5.1 करोड़ माइनस 2 साल का डेप्रीसिएशन, 14, 15, 15, 16, 2 साल का डेप्रीसिएशन। नंबर बी, रिकवरेबल अमाउंट ऑन 31 मार्च 16, रिकवरेबल अमाउंट 79 lakhs, 0.79 करोड़। देयरफॉर इंपेयरमेंट लॉस
मेरा कैरिंग अमाउंट ज्यादा है, रिकवरेबल अमाउंट कम है, तो मुझे इंपेयरमेंट लॉस चार्ज करना पड़ेगा रुपीज 0.91 करोड़ यानी 91 लैक्स। 91 लैक्स का इंपेयरमेंट लॉस। मेरा आज का बुक वैल्यू है 1.7, मेरा रिकवरेबल अमाउंट है 0.79, तो 0.91 लैक्स का मेरा लॉस है। अब एज पर AS 28, this impairment loss shall be charged to revaluation reserve to the extent of its balance, to the extent of its balance, and any excess loss shall be charged to PL. Any excess loss shall be charged to PL. Balance in revaluation reserve on 31st March 16, 2 साल बाद 2.1 करोड़ माइनस 0.7 करोड़ इंटू 2 ईयर्स। हर साल 70 लाख करके मैं ट्रांसफर कर दूंगा रिटेन्ड अर्निंग्स पे, तो 2 करोड़ 10 लाख में 70 2 साल में चला गया, तो बैलेंस 70 बचेगा। सो इम्पेयरमेंट लॉस टू द एक्सटेंट ऑफ 70 lakhs shall be adjusted against revaluation reserve, shall be adjusted against revaluation reserve, and excess loss of rupees 21 lakhs, 91 में 70 चला गया, 21 lakhs shall be charged to PL, shall be charged to PL। मेरे से पूछा था इंपेयरमेंट लॉस निकालो और बताओ क्या ट्रीटमेंट होगा, तो मैंने लॉस निकाल दिया 91 लाख, उसका ट्रीटमेंट बता दिया। 70 लाख तो रिवैल्यूएशन रिजर्व पड़ा है, उससे एडजस्ट कर दो, 21 लाख पीएल में डाल दो। क्लियर है क्या? एक बार चेक कर लो ना, कोई डाउट है तो पूछो। डाउट नहीं है तो हम लोग क्वेश्चन 3 में जाएंगे। गुड क्वेश्चन लिखूंगा मैं इसको, गुड क्वेश्चन। ये रहा 70 लैक्स। अक्षत 0.7 करोड़ को 70 लैक्स भी बोलते हैं, सॉरी मैंने थोड़ा डिफिकल्ट कर दिया आपके लिए। 0.7 करोड़ से 70 लैक्स। दो करोड़ 10 लाख में 70 लाख 70 लाख, ये रहा 70 लाख, ये लिखा मैंने। 70 लाख हर साल जाएगा, 70 लाख हर साल जाएगा रिटेन्ड अर्निंग्स में, तो 2 करोड़ 10 लाख में 70 70 चला जाएगा, 140, तो बचेगा 70। ठीक है, आगे चलता हूं। क्वेश्चन 3,
Himalaya Limited, which is a business of manufacturing and export of its product. Sometimes back in 2014, the government put restriction on export of goods exported by Himalaya, and due to that restriction, Himalaya Limited impaired its assets. कुछ सालों पहले उन्होंने impairment किया था. Himalaya Limited acquired identifiable asset worth rupees 4,000 lakh for 6,000 lakh at the end of year 2010. उन्होंने acquire किया था 4,000 का asset 6,000 में, तो 2,000 goodwill का हो गया. The difference treated as goodwill. Useful life of the assets is 15 years and depreciated on SLM basis. और goodwill का life होता है 5 साल. When government put restriction at the end of 2010 में खरीदा था, तो 4 साल बाद रेस्ट्रिक्शन आया. 11, 12, 13, 14 के एंड में रेस्ट्रिक्शन आया. द रिकवरेबल अमाउंट, कंपनी रिकॉग्नाइज्ड इंपेयरमेंट लॉस बाय डिटरमाइनिंग द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ एसेट फॉर 2720 lakhs. रिकवरेबल अमाउंट उन्होंने निकाला 2720 lakhs. In 2016, the government lifted the restriction imposed on the export, and due to this favorable change, Himalaya Limited re-estimated recoverable amount which was estimated at 3240. पहले 4 साल के बाद गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शन लगाया तो इंपेयरमेंट हुआ. फिर उसके बाद 2014 गया, 2015 गया, 2016 में वापस रेस्ट्रिक्शन हटा दिया. अब 2016 में बिगिनिंग में हटाया कि एंड में हटाया, कुछ बताया नहीं है, तो हम लोग ये मान सकते हैं बिगिनिंग में उन्होंने हटा दिया. मतलब 2014 के बाद 1 साल चला रेस्ट्रिक्शन, फिर 2016 में उन्होंने रेस्ट्रिक्शन हटा दिया. Calculate and allocate the impairment loss in 2014, reversal of impairment loss and its allocation in 2016. आइए आंसर टू क्वेश्चन 3. वेरी गुड क्वेश्चन. आंसर टू क्वेश्चन 3. सबसे पहले नंबर 1, इम्पेयरमेंट लॉस एंड इट्स अलोकेशन इन 2014, और वो भी 2014 के एंड में. ठीक है, मैं पर्टिकुलर्स, सबसे पहले कैरिंग अमाउंट, पर्टिकुलर्स के बाद आ जाएगा आइडेंटिफाइड एसेट्स, आ जाएगा गुडविल और टोटल. गौरव, फाइनल के लिए कुछ और आएगा. फाइनल के लिए नंबर 1 एमसीक्यू प्रैक्टिस लाने वाला हूं दिसंबर में, क्योंकि जनवरी में जिनका एग्जाम है, और फिर सुपर 100 क्वेश्चन लाने वाला हूं, तो आप वो कीजिएगा जरूर से. लाऊंगा, 100% आएगा. अब मैं यहां चलता हूं. पर्टिकुलर्स हो गया, आइडेंटिफाइड एसेट, गुडविल, टोटल. सबसे पहले मैं लिखता हूं कॉस्ट 4,000, 2,000, 6,000, लेस डेप्रीसिएशन फॉर 4 years 2011, 12, 13, 14, 4 साल का डेप्रीसिएशन. 14 के एंड में रेस्ट्रिक्शन आया है, 14 के एंड में, तो 4 साल सब कुछ नॉर्मल चला था. 4 साल नॉर्मल चला था, तो 4 साल का डेप्रीसिएशन 4,000 डिवाइडेड बाई 15 years का लाइफ इंटू 4 years. 4,000 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 4, 1067. और इसका 2000 डिवाइडेड बाई 5 years इंटू 4 years. ये 5 years सर आपको किसने बोला? अमलगमेशन, AS14. बिल्कुल होगा यार गौरव, मिलके करेंगे. अब देखो, सौरभ बोल रहे इंटर के एमसीक्यूज. मेरा ऑलरेडी इंटर के एमसीक्यूज के वीडियो डाले हुए हैं. आप मेरे लास्ट टर्म के आरटीपी एमटीपी सेशन उससे पहले के देखना, सब मिल जाएंगे आपको. और जो नए आरटीपी एमटीपी आएंगे हैं वो मैं दिसंबर एंड पे लेके आऊंगा आपके एग्जाम से 1 हफ्ते पहले, सो दैट हम लोग उस समय प्रैक्टिस कर सके. अब क्या होता है ना, जैसे ही मैं बोलता हूं ये लाऊंगा इसके लिए, तो दूसरा बच्चा पूछने लगता है हमारे लिए क्या आएगा. बताओ, तुम्हारे लिए ये कर रहा हूं ना, थोड़ा थोड़ा सबके लिए करना पड़ेगा ना. रोजी रोटी का सवाल है, बोलो, रोजी रोटी का सवाल है. सर रोजी कौन सर? अरे रोजी मतलब रोज रोज रोटी, रोजी रोटी. 3333.
ये कैरिंग अमाउंट एट एंड ऑफ 2014, 4 साल का डेप्रीसिएशन के बाद, 2010 के एंड पे खरीदा था, 2010 के एंड पे, एट द एंड ऑफ ईयर 2010, तो 2010 में कुछ नहीं, 2011, 12, 13, 14। डन है बात? तो 4 साल का मैंने डेप्रीसिएशन कर दिया, 4 साल का मैंने डेप्रीसिएशन कर दिया। अब मेरे को बोल रहा है रिकवरेबल अमाउंट इस कैश जनरेटिंग यूनिट का ऑफ सीजीयू, रिकवरेबल अमाउंट ऑफ सीजीयू 2720 lakhs, देयरफॉर इम्पेयरमेंट लॉस कैरिंग अमाउंट 3333 माइनस 2720, 613 लाख। The impairment loss shall be allocated as follows. First, goodwill rupees 400 lakhs, वो जीरो हो जाएगा। Then other assets rupees 213 lakhs, रुपीज 213 lakhs, 613 माइनस 400। तो मेरा रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट, नया कैरिंग अमाउंट, गुडविल तो हो जाएगा 400 माइनस 400, 400 था, 400 का लॉस जीरो। अदर एसेट्स 2933 था, 213 का लॉस डाल दिया, तो ये बचा 2720 lakhs। एक बार पहले मेरा बच्चा लोग यहां तक चेक करो, यहां तक चेक करो। हमने सीखा था सीजीयू में अगर कोई लॉस होगा कैश जनरेटिंग यूनिट में तो वो लॉस पहले गुडविल में जाएगा और उसके बाद अगर कोई बचा हुआ लॉस है तो वो दूसरे एसेट्स में हम लोग डालेंगे। तो 613 के लॉस में 400 का लॉस गुडविल में जाएगा और बचा हुआ 213 का लॉस अदर एसेट्स में जाएगा। यहां तक चेक कर लो। यहां तक कोई डाउट है तो तुम मेरे से पूछो, तुम मेरे से पूछो। डन, आगे चलूं? चलिए सर। अब क्या बोल रहा है, 2016 में गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शन हटा दिया। अब ये 2016 में एंड में कि बिगिनिंग में कुछ नहीं बोला, तो मैं मान रहा हूं बिगिनिंग में, यानी 2014 के बाद एक साल और गया 2015, उसके बाद गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शन हटा दिया एंड नया मेरा कैरिंग अमाउंट आ रहा है 3420, नया मेरा रिकवरेबल अमाउंट आ रहा है 3420। तो अब मैं चल रहा हूं रिवर्सल ऑफ लॉस इन 2016, रिवर्सल ऑफ लॉस इन 2016। सबसे पहले कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट ऑन 1/1/16, कैरिंग अमाउंट ऑन 31/12/14, हमने 31/12/14 पे यहां निकाला था कैरिंग अमाउंट 31/12/14, 2720 lakhs लेस डेप्रीसिएशन फॉर 2015
2720 डिवाइडेड बाई, कितना साल बाकी था रे? 15 में से 4 साल चला गया था, 15 में से 4 साल चला गया था, तो 11 साल बाकी था। 15 माइनस 4, 2720 डिवाइडेड बाई 11, 247.27 lakhs, 247.27 lakhs, 2472.73 lakhs। मेरे हिसाब से हाँ ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, जो है सो है। कैरिंग अमाउंट ऑन 1116, कैरिंग अमाउंट ऑन 1116, डन। नंबर बी, रिकवरेबल अमाउंट मेरे को दिया हुआ है 3420 lakhs एज रिकवरेबल अमाउंट एक्सीड्स, अब रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा हो गया, कैरिंग अमाउंट, द इंपेयरमेंट लॉस रिकॉग्नाइज्ड अर्लियर कैन नाउ बी रिवर्स्ड। Impairment loss shall be reversed only to the extent that revised carrying amount of asset shall not exceed, revised carrying amount of asset shall not exceed higher of, नहीं, shall not exceed lower of, recoverable amount shall not exceed lower of, number 1, नहीं, revised carrying amount shall not exceed lower of its recoverable amount, which is 3420, or carrying amount had there been no impairment। मैं रिवर्स तो कर सकता हूं, बट मैं रिवर्सल कितना कर सकता हूं? मैं रिवर्सल उतना ही कर सकता हूं कि मेरा जो एसेट का कैरिंग अमाउंट है वो एक्सीड नहीं करना चाहिए, मेरा जो एसेट का नया कैरिंग अमाउंट आएगा वो एक्सीड नहीं करना चाहिए उसके रिकवरेबल अमाउंट को, या फिर कैरिंग अमाउंट हैड देयर बीन नो इंपेयरमेंट। अगर इंपेयरमेंट नहीं होता तो मेरा कैरिंग अमाउंट वैसे ही चलते रहता। कैसे? 2933 माइनस 1 साल का डेप्रीसिएशन और माइनस डेप्रीसिएशन 4000 डिवाइडेड बाई 15 ईयर्स, जैसे चल रहा था। 4000 का कॉस्ट, 15 साल का लाइफ, तो वो डेप्रीसिएशन चल रहा था, माइनस 2933, तो मेरा होता 2666.33 lakhs। अगर इंपेयरमेंट नहीं होता तो आज वैल्यू होती 2666.33 lakhs। मैं इससे ऊपर वैल्यू नहीं ले जा सकता। देयरफॉर रिवर्सल ऑफ लॉस इज इक्वल टू, मेरी नई वैल्यू क्या होनी चाहिए? 266.33, इससे ऊपर नहीं जानी चाहिए, माइनस 2472.73, माइनस 2472.73, 193.6 lakhs। मैं इससे ज्यादा रिवर्स नहीं कर सकता। आज की कैरिंग अमाउंट है 2472.73, आफ्टर रिवर्सल मेरी कैरिंग अमाउंट मैक्सिमम कितनी हो सकती है? या तो रिकवरेबल अमाउंट या कैरिंग अमाउंट हैड देयर बीन नो इंपेयरमेंट। कोई इंपेयरमेंट नहीं होता तो कैरिंग अमाउंट जो होती उससे ज्यादा मैं नहीं ले जा सकता। मेरी कैरिंग अमाउंट 2472.73 है, मेरी कैरिंग अमाउंट होती 2666.33, तो मैं इससे ज्यादा नहीं ले जा सकता, तो मेरा मैक्सिमम रिवर्सल 193.6। 193.6 रिवर्सल आंख बंद करके नहीं कर देंगे कि भाई जो डिफरेंस है उतना रिवर्स कर दे। मैं एसेट को मैक्सिमम कितना ऊपर ले जा सकता हूं? या तो उसका रिकवरेबल अमाउंट या कैरिंग अमाउंट हैड देयर बीन नो इंपेयरमेंट, विच एवर इज लोअर। इन दोनों में जो लोअर होगा मैं बस उतनी दूर तक ही ले जा सकता हूं। तो मैं यहां पर ले जा सकता हूं 2666.33, तो मेरा आज वैल्यू है 2472, मैं ले जा सकता हूं 2666।
तो 193.6 से वैल्यू इंक्रीज कर सकता हूं, दैट इज रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस। और ये 193.6 कहां चला जाएगा, पीएल में। ये पीएल में एज एन इनकम चला जाएगा। पहले पीएल में लॉस दिखाया था, अब पीएल में इनकम दिखाऊंगा। मैं पीएल में इनकम दिखाऊंगा। दिस रिवर्सल shall be allocated to other assets and their revised carrying amount 2472.73 plus 193.6 2666.33। मेरा नया कैरिंग अमाउंट आ जाएगा 266.63 266.63। मैं इंस्टीट्यूट का आंसर ही देख रहा था। इंस्टीट्यूट के आंसर में उन्होंने ना एंड ऑफ 2016 लिया है कि भाई, वो लोग लिखा भी है नोट कि हमने अज्यूम किया है कि ये जो गवर्नमेंट लिफ्ट किया है वो 2016 के एंड में किया है। अगर 2016 का एंड लोगे फिर 2 साल का डेप्रिसिएशन करना, 2 साल का। क्यों 2 साल का? 2014 में हुआ था वो, फिर 2015 2016 2 साल का डेप्रिसिएशन नॉर्मल चला, उसके बाद फिर रिकवरेबल अमाउंट बढ़ गया। हमने अज्यूम किया है कि भैया ये लिफ्ट हुआ है एट द बिगिनिंग ऑफ 2016, तो हमने 1 साल का ही किया है। बोल, क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है आपको? रिवर्सल के लिए नितिन थोड़ा सा ध्यान रखो। रिवर्सल इंपेयरमेंट लॉस का करेंगे मतलब कैरिंग अमाउंट को बढ़ाएंगे। कैरिंग अमाउंट को आप कितना बढ़ा सकते हो उसकी एक लिमिट है। लिमिट क्या है? कैरिंग अमाउंट इतना बढ़ाओ कि वो एक्सीड ना करे। एक्सीड ना करे किसको? रिकवरेबल अमाउंट ऑफ द एसेट को, या कैरिंग अमाउंट हैड देयर बीन नो इंपेयरमेंट। अगर कोई इंपेयरमेंट नहीं होता तो एसेट की आज की वैल्यू क्या होती, मैं उससे ऊपर नहीं ले जा सकता। बोलिए, क्लियर है? ये 26 और 28 हमने कवर कर लिया। इंपेयरमेंट लॉस जब होगा पहले गुडविल फिर उसके बाद अदर एसेट सीजीयू में। तो रिवर्सल जब होगा पहले अदर एसेट का रिवर्सल होगा, वो खत्म हो जाएगा, फिर गुडविल का रिवर्सल होगा। यहां पे गुडविल के रिवर्सल की बात उठती नहीं क्योंकि गुडविल का 5 साल पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगर मैं इंपेयरमेंट नहीं होता तो गुडविल की वैल्यू ऐसे भी 0 हो जाती, तो गुडविल में कोई रिवर्सल की बात नहीं होगी, सिर्फ इसमें रिवर्सल होगा। डन। आज हम इसको यहीं छोड़ेंगे, AS10 नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास का हमारा एजेंडा बता देता हूं। AS10 तो मुझे करवाना ही है, साथ साथ मैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाला हूं शायद AS1 AS4 AS17। छोटे छोटे AS है, हो जाएंगे, टाइम नहीं लगेगा। मैं नेक्स्ट क्लास का एजेंडा बता रहा हूं। नेक्स्ट क्लास AS1 11 और 17। ओके, 1 11 17 तो हम लोग 10 करेंगे, फिर 1 और 17 तो कर ही लेंगे, टाइम रहा तो 11 भी कर लेंगे। सर इसमें टॉप डाउन बॉटम अप वगैरह नहीं होगा, वो सब नहीं होगा। टॉप डाउन बॉटम अप वगैरह माथा नहीं लगाना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को पता है कि ये जो गुडविल है ये इसी सीजीयू से रिलेटेड है। टॉप डाउन बॉटम अप तब होता है जब गुडविल का हमको अलोकेशन करना पड़ता है। यहाँ ये गुडविल इसी इसी सीजीयू इसी बिजनेस से रिलेटेड है, तो यहाँ पे टॉप डाउन बॉटम अप नहीं होगा।
एक बार के लिए आकृति मैं बोलूंगा, पापा की बात ठीक है, गलत नहीं है, बट आपको सीएमए एग्जाम दिसंबर में देना है, आप दे दीजिए, एक दिन जाइए दे के आ जाइए, या फिर आप जनवरी में पहले अपना सीएफ इंटर दीजिए, उसके बाद आगे का सीएमए सोचिएगा, अभी मत कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। अभी कोई भी भसड़ अपने दिमाग में मत लाइए, सिर्फ पढ़िए सीए। शिवम, टॉप डाउन टेस्ट, बॉटम अप्रोच, बॉटम अप टेस्ट खाली एमसीक्यू वाइज पढ़ लो कि भैया अगर गुडविल अलोकेट हो सकता है तो हम लोग बॉटम अप टेस्ट यूज करते हैं, नहीं हो सकता तो पहले टॉप डाउन टेस्ट फिर बॉटम अप टेस्ट, खाली इतना याद रखना, वो एग्जाम में एमसीक्यू की तरह आ सकता है। डन, थैंक यू।